नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 18 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ेंगे वो सब की सब आने वाले लेक्चर में यूज होंगी। इसलिए ये लेक्चर क्या है, हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर को पूरे कंसंट्रेशन से और ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो फटाफट क्या करो, हैंड डालो क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का हो सकता है। तो अपनी कॉपी के जो पेज आपने ओपन कर रखा है उसके सेंटर में ऐसे लिखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखना है आपको? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो समझ ही रहे हो ना आप कि चार्ज किस तरह से किसी भी एक मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा करने के कितने तरीके हो सकते हैं या फिर कितने वे से हम कह सकते हैं कि वो चार्ज किसी भी एक मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मेरे पास एक प्लास्टिक की रॉड है, अगर मैं इसको कपड़े से रब करता हूं तो उसमें चार्ज आ जाता है, जो कि हमने पहले वाले लेक्चर में करके भी देखा था। तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का वो कैसे हुआ, वो कितने तरीके से हो सकता है, उसके कितने टाइप हो सकते हैं? तो आंसर है इसके दो टाइप हो सकते हैं। एक है हमारे पास कौन सा? डिस्क्रीट चार्ज। पहला कौन सा है हमारे पास? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा कौन सा होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब सवाल यह है कि कब हम बोलेंगे कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है और कब हम बोलेंगे कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। इस पर बात हमने पहले भी एक बार की है, लेकिन दोबारा क्या कर लेते हैं, इस पर एक बार प्रकाश डाल लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम तब करेंगे जब मेरे पास बहुत कम अमाउंट ऑफ चार्ज हो, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इस रॉड में कुछ चार्ज आया, अब इस रॉड में जो चार्ज आया वो कैसे आएगा बताओ? या तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे या फिर इस रॉड में कहीं से इलेक्ट्रॉन आए होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही क्या आता है? चार्ज आता है। अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो बहुत कम है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तब यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? हमारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी यहां पर क्या होगा? पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा? वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, या फिर चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। जो यहां पर चार्ज पार्टिकल होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे, यानी बहुत कम होंगे। ओके, यहां पर उल्टा हो जाएगा, यानी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। और जब इस टाइप का क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, माना यहां से लगभग 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गए, तो यहां पर जो इस समय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर इसमें जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पर बहुत स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो जो चार्ज भी आएगा वो क्या आएगा? बहुत छोटा आएगा। यानी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। यहां पर क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब वो कितना स्मॉल हो सकता है? या तो जैसे अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किस में इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें कितना चार्ज आएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितना चार्ज आएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। और यहाँ पर जो मैंने चार्ज की क्वांटिटी लिखी है ये बहुत स्मॉल है, यानी इट इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। जब इस टाइप का चार्ज हमारे पास होगा तो हम किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर मेरे पास क्या हो? लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हो, क्या हो? लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हो, तब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब कितना लार्ज? जैसे
अगर मेरे पास क्या हो, 1 कूलम्ब चार्ज हो, 2 कूलम्ब चार्ज हो, 3 कूलम्ब चार्ज हो, अगर मेरे पास चार्ज की क्वांटिटी ऐसी है तो मैं उस समय किस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा। ओके, फिर यहां आते हैं इस रिलेटेड एक और पॉइंट। जब भी मैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, जो क्वांटाइजेशन है चार्ज का उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर नहीं कर सकते। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था कि चार्ज इन एनी इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज इन एनी मटेरियल इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, या फिर Q इक्वल टू एनी। ये क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। और जब इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेरे पास, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी ओर जब मैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, देन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। और कितना लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर मैं यहां पर पार्टिकल की बात करूंगा तो लगभग 10 टू दी पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 कूलम्ब चार्ज बनता है। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ क्या है, चार्ज पार्टिकल हैं या फिर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको इग्नोर कर सकता हूँ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विल बी इग्नोरेबल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कर सकता हूं मैं, इग्नोर कर सकता हूं। ठीक है, इस पर डिस्कस हमने पहले भी कर रखा है। जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे तब भी वहां पर हमने ये डिस्कस कर रखा है कि क्यों हम इसको यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते और यहां इग्नोर कर सकते हैं। आंसर सेम है कि यहां पर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं और यहां पर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम दूसरी ओर 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। क्लियर है बात? ओके, अगला पॉइंट, अगर मैं सिंबॉलिकली इस डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना चाहता हूं तो कैसे दिखाऊंगा। मान लिया मेरे पास यहां पर एक एलिमेंट्री कोई मेरे पास एक मटेरियल है, माना ये पेन है या बोलते हैं कोई कागज का टुकड़ा है। मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे इस पर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा, मैं ये बोलूंगा कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज यहां है, एक पॉइंट चार्ज यहां है, एक पॉइंट चार्ज यहां है, एक पॉइंट चार्ज यहां है। लेट अस से दिस इज Q1, this one is Q2, this one is Q3, this one is Q4। और जो Q1, Q2, Q3 इनको मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साफ साफ दिख रहा है, कैसा है, डिस्क्रीट है या फिर अलग अलग है। तो जब भी इस तरह से आपको दिखाया जाए सिंबॉलिकली तो एक कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अगर वहीं दूसरी ओर मैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मान लिया सेम मेरे पास इस तरह से एक कागज का टुकड़ा था और इस कागज के टुकड़े पर मैंने लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज डाला, तो इस पर कैसे दिखाऊंगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा। तो दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस कागज के हर पॉइंट पर क्या है, चार्ज है। यानी क्योंकि क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मेरे पास चार्ज है। तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है यहां पर, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज अवर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है मेरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये क्या है मेरे पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अभी तक हमने जितनी भी कैलकुलेशन करी, हमने कूलॉम्स लॉ लगाया और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज। जब मैं ये कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू फाइंड ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो जो पॉइंट चार्ज है वो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं। या मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि वहां पर क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है या फिर एक प्रोटॉन रखा हुआ है। तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, अभी तो जो भी हमने चार्ज के साथ डील किया वो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो आप डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि अभी तक हमने जिन जिन चार्ज पार्टिकल की बात करी, हमने ऐसा बोला कि मेरे पास इस तरह से क्या है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चार कोनों पर चार चार्ज रखे हुए हैं। तो ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन करी वो सब किसके लिए करी, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करी। अब वाली किसकी है भाई, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। आई होप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो हमारी हेडिंग भी थी आज की, वो थोड़ा बहुत फील आ गया होगा कि हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कब प्ले में लाते हैं। ऑब्वियसली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस कब होगा, जब मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, और जो इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है बात, यहाँ पर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ अब जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी फर्दर 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। ओके, कैसे कैसे, एक होता है क्या, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है हमारे पास यहां वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपको नाम से पता चल रहा होगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम चार्ज को अलोंग ए लाइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब हम चार्ज को अलोंग ए या फिर ऑन ए सरफेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में होगा, तब उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल देंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। ओके, जरा समझते हैं, सिंबॉलिकली समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं। मान लिया मेरे पास इस तरह से क्या है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, और इस वायर में मैंने क्या कर दिया, चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी मैंने इस पूरे वायर में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कभी कभी हम इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको। यानी अलोंग द लाइन यहां पर क्या हो रखा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा और मैथमेटिकली बोलोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशन में है। ठीक है, तभी तो हम क्या बोल पा रहे हैं, अलोंग ए लाइन या फिर लीनियर। ओके, दूसरा हमारे पास क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, किसी एक सरफेस के ऊपर होता है। वो सरफेस किसी की भी हो सकती है। ओके, तो ये मान लिया एक मेरे पास यहां पर क्या है, इस तरह से एक आर्बिट्री सरफेस है, और इस आर्बिट्री सरफेस में मैंने क्या कर दिया, इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक, अब बारी आती है किसकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। यानी जब हमारा चार्ज पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहां पर क्या है, इस तरह से एक आर्बिट्री वॉल्यूम V है। अब 2 डायमेंशन में वॉल्यूम दिखाना थोड़ा सा कठिन है, बिकॉज दिस बोर्ड इज 2 डायमेंशनल। सो टू रिप्रेजेंट हियर 3 डायमेंशनल आई एम गोइंग टू मेक इट सम ड्राइंग। तो आई होप अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक वॉल्यूम टाइप का दिख रहा होगा। ये जो शेप है वो 3 डायमेंशनल दिख रहा होगा। अब इसके पूरे वॉल्यूम में मैं इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ओके, ये बात समझ में आई बात। तो ये क्या है, सरफेस S है, और ये क्या है, मेरे पास वॉल्यूम V है, और ये मेरे पास क्या है, इस तरह से एक वायर है। तो सॉरी, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बात। अब एक काम कर रहे हैं, इन तीनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, और इन तीनों से रिलेटेड यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती हैं, उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो क्वांटिटी होती है रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी। तो 3 क्वांटिटी डिफाइन करेंगे हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये आने वाले लेक्चर के बेस हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आने वाले लेक्चर में काफ़ी हद तक आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। उसका समस्या तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक आपका जो बेस है आज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, या उससे स्टेबलाइज हो जाएगा आने वाले लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले हिंट डालो क्या, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख देना। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन। जब हमारा चार्ज किसी एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके, मैं अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक लाइन है मेरे पास, यानी एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर में मैंने इस तरह से कुछ चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अज्यूम कर लिया यहाँ से यहाँ तक इस वायर की लेंथ कितनी है, L मैंने बोल दी, और इस पूरे चार्ज में मैंने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, Q है, यानी Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस पूरे वायर में इस तरह से क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी आती है जो कि बहुत यूजफुल होती है, और उस क्वांटिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इसके आंसर पॉइंट बनाना है, ऐसे हिडन डालो क्या, लीनियर या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, एंड लाइन चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ध्यान रखना किससे दिखाते हैं इसको, लैम्डा से दिखाते हैं, एंड दिस लाइन चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। याद रखना क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लिख दो यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कितना आ जाएगा, Q अपॉन L। तो दिस इज अवर न्यूमेरिकल वैल्यू, और वी कैन से एक्सप्रेशन फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसकी यूनिट निकाल सकता हूं। तो यूनिट ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगा बताओ, देखो ऊपर कितना है, चार्ज है तो कुलाम आ जाएगा, नीचे कितना है, L है तो कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, यानी कुलाम पर मीटर हो जाएगा। और कभी कभी डायमेंशन फॉर्मूला पूछ देता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होता है, 80 होता है, और नीचे मेरे पास क्या है, L मीटर है, यानी L का कितना होता है, मीटर सॉरी लेंथ है, लेंथ का कितना होता है, L होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, L -1 ऊपर जाएगा तो ये, और ये कितना आ जाएगा, AT आ जाएगा। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आवर लाइन चार्ज डेंसिटी। नाउ कभी कभी आपको ये सेम फॉर्मूला दूसरे रूप में देखने को मिल सकता है। कैसे, अगर मैं अज्यूम करूं कि अगेन मेरे पास इस तरह से क्या है, एक लाइन है, और इसके अलोंग इस तरह से चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने क्या किया, इसकी पूरी लेंथ को लेकर इसमें क्या लिया, एक लाइन एलिमेंट ले लिया। अब ध्यान सुनना बात को, ये पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन में एक छोटा एलिमेंट क्या कहलाएगा, लाइन एलिमेंट कहलाएगा। तो मैंने छोटा एलिमेंट ये ले लिया। ओके, तो दिस इज माई लाइन एलिमेंट, यानी इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा पार्ट, और बहुत छोटा पार्ट, इतना छोटा पार्ट कि वो जीरो के, उसकी वैल्यू जो है जीरो के बहुत पास है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, लाइन एलिमेंट। तो जो मैंने और अज्यूम कर लिया, उस लाइन एलिमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, DL है। तो DL जो है वो क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ लाइन एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, लाइन एलिमेंट। ओके, अब अगर ये DL है लाइन एलिमेंट जो बहुत छोटा है, तो इस DL लेंथ में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस DL डिस्टेंस विल बी आल्सो स्मॉल। लेट अस से दिस चार्ज इज DQ। ओके, और DQ क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑफ लाइन एलिमेंट। DQ क्या है, चार्ज ऑफ लाइन एलिमेंट। DQ इज चार्ज ऑफ लाइन एलिमेंट। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा बताओ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज की वैल्यू कितनी है, DQ है, और लेंथ कितनी है मेरे पास, DL है। तो सम टाइम लैम्डा कैन बी ऑल्सो रिटन एज इन दिस वे, DQ अपॉन D लैम्डा। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं हम, जो मेरे पास लाइन चार्ज डेंसिटी है उसको लिख सकते हैं, या फिर उसके एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और कभी कभी बुक में आपको ऐसा भी दिखेगा कि दिस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L। ओके, यहाँ पर अगेन जो डेल्टा L है वो क्या है, लाइन एलिमेंट है, और डेल्टा Q क्या है, इस लाइन एलिमेंट का चार्ज है। अब ऐसा करने से क्या फायदा होता है आपको, ये जो मैंने लाइन एलिमेंट यहाँ पर लिया, इस लाइन एलिमेंट में कितना चार्ज है, DQ चार्ज है। अब आने वाले थोड़ी देर में हम समझेंगे कि दिस DQ कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, यानी इस जो DQ मेरे पास चार्ज है ना, छोटा सा ये लाइन एलिमेंट का, ये इस DQ को मैं एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूं। उसका फायदा होगा ऐसा करने से, और भी पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद। ओके, बहरहाल
आगे बढ़ते हैं दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेड डालो क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसी की सरफेस पर, यानी किसी मटेरियल की सरफेस पर। वो कागज की सरफेस पर हो सकता है, कपड़े की सरफेस पर हो सकता है, वो किसी स्फेरिकल सेल की सरफेस पर हो सकता है, ठीक है। और मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि कोई भी मेरे पास एक आर्बिट्री इस तरह से सरफेस है, और इस आर्बिट्री सरफेस में अगर इस तरह से मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, जहाँ एस क्या है, एस इज फॉर दिस सरफेस, तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता हूँ मैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अज्यूम कर ले रहा हूं कि इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, ए है, ठीक है। पूरे सरफेस का सरफेस एरिया कितना बोल दिया मैंने, ए बोल दिया। और दूसरा, यहां पर इस पूरे सरफेस में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसे मैंने कितना बोल दिया, क्यू बोल दिया। नाउ हियर वी डिफाइन ए क्वांटिटी कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं हम, क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इसके पूरे एरिया में चार्ज क्यू है, इसका पूरा एरिया ए है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, ये क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी is defined as charge per unit area and its formula is q upon a। ओके, अब फॉर्मूला बदल लिया तो क्या निकाल देंगे, इसकी हम यूनिट निकाल देंगे, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे। तो बताओ फिर यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ये है ना कुलाम पर, नीचे क्या एरिया है, तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ L-1 था तो यहाँ कितना आ जाएगा, L-2 आ जाएगा, तो L-2 इंटू ए टी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अवर डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ए यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी को कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने इसके लिए डिफाइन किया ना, ये डी क्यू बाई डी एल, हम इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे अगेन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी इस तरह से। ओके, नाउ इस सरफेस में कुछ चार्ज होगा यूं करके, लेट अस से दिस सरफेस इज S। इस पूरी सरफेस को क्या बोल दिया मैंने, S बोल दिया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पूरी सरफेस को छोटे 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 एरियाज में डिवाइड कर दे रहा हूँ, कर दिया मैंने डिवाइड। ओके, जो हर खाना है वो एक छोटे से एलिमेंट को दिखा रहा है इस पूरी सरफेस के, एंड दिस एलिमेंट एंड दीज एलिमेंट आर नोन एज एरिया एलिमेंट। इनमें से किसी एक को उठाऊं, माना मैंने इस एरिया को उठा दिया, तो दिस इज नोन एज एरिया एलिमेंट। इसका नाम क्या होता है, एरिया एलिमेंट इसका नाम होता है। लेट अस से वैल्यू ऑफ दिस एरिया एलिमेंट इज DA। इसकी वैल्यू कितनी बोल दी मैंने, DA बोल दी। अब इस DA एरिया एलिमेंट में कुछ ना कुछ चार्ज होगा, एंड लेट अस से दिस चार्ज इज DQ। इस DA एरिया एलिमेंट में कितना चार्ज है, DQ चार्ज है। तो अब इस पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट के लिए अगर मैं सिग्मा डिफाइन करूंगा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कितना आ जाएगा, ये DQ अपॉन DA आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि सिग्मा इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा A। ओके, इन दोनों में अंतर क्या है पता है आपको, यहां पर जो मेरे पास डेल्टा A है ये टेंड्स टू 0 है, ये 0 के बहुत नजदीक है। जो DA है वो 0 के बहुत नजदीक है, लेकिन इस केस में जो डेल्टा A है वो छोटा तो है, लेकिन इतना छोटा नहीं है जितना छोटा ये है। ये थोड़ा सा क्या होता है, इनमें अंतर होता है, ठीक। ओके, नाउ तो ये क्या हो गया हमारे पास, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगेन सेम चीज, ये जो मैंने छोटा सा यहाँ पर क्या लिया, एरिया एलिमेंट लिया ना, आगे आने वाली कैलकुलेशन में मैं इस छोटे से एरिया एलिमेंट को एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, ये ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, आगे अभी क्या होगा, यूज होगा। नाउ थर्ड वाला हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
क्या होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? बड़ा सिंपल है, अभी हमने डिस्कस ही किया, यानी जब चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लिया कि मेरे पास ये क्या है, कोई एक वॉल्यूम V है, इस वॉल्यूम V में इस तरह से इसके पूरे वॉल्यूम में ये एक चार्ज हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। देन दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी डिफाइन करी, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करी, यहाँ पर क्या डिफाइन कर दूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन कर दूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय रो। किससे दिखाते हैं हम इसको, रो से दिखाते हैं। मैंने ये बोल दिया इसका वॉल्यूम V है और अज्यूम कर लिया कि इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, Q चार्ज है, देन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लिख लो कॉपी में, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी Q अपॉन V। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ आवर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मेरे पास फॉर्मूला है तो क्या निकाल दूंगा, इसके मैं SI यूनिट निकाल दूंगा। तो इसके SI यूनिट की अगर मैं बात करूंगा, बताओ क्या हो जाएगी, ऊपर चार्ज है नीचे वॉल्यूम है, तो कूलम पर मीटर क्यूब आ जाएगी। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं, तो देखो यहाँ कितना आया था, L-1 लेंथ थी नीचे, यहाँ कितना आया था L-2, नीचे क्या था, एरिया था, यहाँ कितना वॉल्यूम है नीचे, तो कितना आ जाएगा L⁻³ और इंटू में कितना आ जाएगा, AT आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। नाउ जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, लाइन एलिमेंट लिया, यहाँ क्या लिया, एक सरफेस एलिमेंट लिया, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, एक वॉल्यूम एलिमेंट ले सकता हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है, एक वॉल्यूम है, आर्बिट्री वॉल्यूम मैंने अज्यूम कर लिया। नाउ इस पूरे वॉल्यूम में मैं, इसमें क्या है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे वॉल्यूम को छोटे छोटे वॉल्यूम में डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं सारे छोटे छोटे वॉल्यूम तो दिखाऊंगा नहीं, मैं उनमें से सिर्फ एक वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ। यानी मैंने क्या किया, इस पूरे वॉल्यूम को छोटे छोटे एलिमेंट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और वो एलिमेंट का शेप मैंने बोल दिया किस शेप का है, क्यूबिक शेप का है, ठीक है, लेट अस अज्यूम। और ये जो इसका वॉल्यूम है, लेट अस से दिस वॉल्यूम इज डेल्टा V। जो डेल्टा V है, dV है, dV क्या है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वॉल्यूम, एंड दिस वॉल्यूम इज नोन एज एलिमेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम एलिमेंट या फिर एलिमेंट्री वॉल्यूम, ठीक। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम एलिमेंट बोलूंगा। और लेट अस से इसमें कितना चार्ज है, dQ चार्ज है। देन दिस रो कैन बी डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितना आ जाएगा ये, dQ अपॉन dV आ जाएगा। और कभी कभी आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, रो इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन कितना आ जाएगा, ये डेल्टा V आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या डिफाइन किया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया। और तीनों डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अब आपको यहाँ से मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। अगर मुझे किसी भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई भी डेंसिटी दे रखी है, जैसे मेरे को माना इसके लिए क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, उसकी लेंथ मुझे पता है, तो मैं क्यू निकाल दूंगा, क्यू इक्वल टू λL हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से चार्ज में निकाल सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो इस फॉर्मूले से मैं Q इक्वल टू सिग्मा A आ जाएगा, और इस फॉर्मूले से Q इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, Q इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये चार्ज की कैलकुलेशन मैं किसी वॉल्यूम के अंदर, किसी सरफेस में और किसी लाइन के अलोंग इजीली कर सकता हूं, अगर मुझे उस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज डेंसिटी पता हो तो। क्लियर बात, ओके ना। अब क्वेश्चन आता है कि अभी तक मैंने इतना पढ़ा कि अगर मैं पूरे अभी तक जितने भी लेक्चर हम पढ़ रखे हैं, अगर उनका सार निकालूं तो आपसे पूछूं कि बताओ भाई, कहाँ बताओ, बोलो मैं इधर बताऊं। देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, जितने भी हमारे कितने लेक्चर हो गए, 18-19 लेक्चर हो गए। तो इन लेक्चर में अगर मैं एक यहाँ से कंक्लूजन निकालूं,
या फिर आपसे पूछूं कि मेरे पास ये पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पर मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, आप सब एक साथ आंसर दोगे कि दिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा r कैप। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, आप झट से आंसर दे दोगे। नाउ अगर यही मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास क्या है, इस तरह से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग ए लाइन, ठीक, इस तरह से, और मुझे अब इस चार्ज माना इसमें Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज, Q चार्ज इस पूरी लाइन के अलोंग। अब मुझे निकालना है, यहाँ मैंने कोई पॉइंट जूम कर लिया इस तरह से, लेट अस से दिस पॉइंट इज P। इस पॉइंट P पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, बताओ। कोई आंसर नहीं दे पाएगा आप में से, बशर्ते उसने पहले ना पढ़ा हो तो। अब कैसे निकालेंगे फिर आंसर, ये सबका यूज करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ठीक है। मैंने लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट की बात की थी ना, हम उसी का यूज करेंगे ना। उसका यूज करने से पहले मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि ये P पॉइंट यहाँ पर है। तो कैसे बताऊंगा, बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सिंपल सा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। तो इसको मैंने बोल दिया क्या, एक्स एक्सिस, इसे मैंने क्या बोल दिया, वाई एक्सिस, इसे मैंने क्या बोल दिया, जेड एक्सिस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी लाइन में, इस पूरे वायर में एक पॉइंट पर इस तरह से एक लाइन एलिमेंट बना रहा हूँ। लाइन एलिमेंट क्या है कि इस पूरे लाइन का एक छोटा सा पार्ट, और इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर इज डी एल बोल दो इसको मैं, इसकी लेंथ कितनी है, डी एल है। इज वेरी वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दिस लाइन एलिमेंट, और इसकी जो पोजीशन है यहाँ से, दिस पोजीशन ऑफ दिस लाइन एलिमेंट इज आर, यानी इस ओरिजिन से आर पोजीशन वेक्टर पर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट डिफाइन किया, एंड लेंथ ऑफ दिस लाइन एलिमेंट इज डेल्टा एल। और अब इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, फिर लेट अस से डी क्यू इज चार्ज ऑफ दिस लाइन एलिमेंट, इसका चार्ज कितना है, डी क्यू है। ओके, नाउ मैंने बोला था आपसे कि मैं इस लाइन एलिमेंट को एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूं, यानी ये जो फॉर्मूला है मैं इस लाइन एलिमेंट के लगा सकता हूं, वो भी क्या अजम्पशन के साथ कि जो लाइन एलिमेंट है मेरा, उसको मैं एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस लाइन एलिमेंट से यहां तक एक सेपरेशन वेक्टर डिफाइन करूंगा, यानी इन दोनों से कितना सेपरेशन, लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज आर प्राइम, इसकी वैल्यू कितनी है, आर प्राइम है। और यहां से अगर मैं इस P का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, ये हो जाएगा लेट अस से दिस पोजीशन वेक्टर इज आर। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, सबसे पहले इस छोटे से लाइन एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। याद रखना मैं स्टेप लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले क्या करूंगा, इस छोटे से लाइन एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइन एलिमेंट बहुत छोटा है यानी DL है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, आर प्राइम या फिर आर डैश वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, न कि आर की डायरेक्शन में। आर की डायरेक्शन ये है अभी, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जहां आर है वहां क्या आ जाएगा, आर प्राइम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लाइन एलिमेंट विल बी इक्वल टू डी ई वेक्टर। डी क्यों लगाया, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला सेम, कितना है मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जो कितना आ जाएगा, इसमें कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना है, आर प्राइम का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ वेक्टर है तो यहाँ डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, तो किस डायरेक्शन में होगा, आर प्राइम की डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर क्या लूंगा मैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर प्राइम। ठीक है, ओके ना। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अभी हमने डिफाइन किया था, अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास डी ई वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आर प्राइम का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, आर प्राइम कैप आ जाएगा। ठीक है ना,
अब मुझे निकालना क्या है, इस पूरे वायर के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, लास्ट स्टेप में क्या करूंगा, तो जो इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, और क्या निकल के आ जाएगा, इस पूरे वायर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले इस लाइन एलिमेंट का कारण निकाला, फिर यहाँ पर एक और लाइन एलिमेंट बना दूंगा, फिर उसका कारण निकालूंगा, फिर एक और लाइन एलिमेंट, फिर उसका कारण निकालूंगा, फिर यहाँ पर एक और लाइन एलिमेंट, उसका कारण निकालूंगा, फिर यहाँ पर एक और लाइन एलिमेंट, फिर उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, एंड सो ऑन। इस पूरे वायर को छोटे 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 लाइन एलिमेंट में तोड़ूंगा और हर लाइन एलिमेंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। और ये काम मैं फिजिकली न कर कर मैथमेटिकली करूंगा। उसके बाद हमारे पास एक टूल होता है, एंड दैट टूल इज नोन एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या है, छोटे 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 एलिमेंट को जोड़ते जाओ। मैंने एक एलिमेंट के कारण निकाला, तो अब बाकी के निकालने की जरूरत नहीं है, उस सेम को ही क्या कर दो, उतनी बार जोड़ दो। क्लियर बात, उसका मैथमेटिकल कहने का क्या तरीका हुआ, इंटीग्रेशन कर दो अलोंग दिस लाइन। क्लियर, तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वेक्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, आर प्राइम कैप। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज डी का कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू डेल्टा एल, दिस इज आर प्राइम स्क्वायर, दिस इज आर प्राइम कैप। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर लैम्डा चाहिए, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा खुशकिस्मत हो, आपसे सिर्फ ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके वहाँ बायो के बच्चे भी होते हैं। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो लाइन चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा है। क्लियर, ऐसे इसके लिए डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसे इसके लिए डिफाइन करेंगे आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब लिखो क्या, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पहला था, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरी हेडिंग आ जाएगी इसकी, और आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे किसके देखेंगे, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगेन सेम तरीका है, अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक इस तरह से सरफेस है और इसमें क्या है, इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इस सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में ब्रेक कर दो, कर दिया ब्रेक होकर के, और इसमें से क्या ले लो, कोई एक सरफेस ले लो। माना मैंने कौन सा सरफेस ले लिया, ये वाला। लेट अस से दिस इज सरफेस, इसका सरफेस एरिया कितना है, dA है, इसमें चार्ज कितना है, dQ है, और पूरे सरफेस के सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको कितना बोल दिया मैंने, सिग्मा बोल दिया। अब इनकी पोजीशन को मुझे डिफाइन करना है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, ये ओरिजिन है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस एरिया एलिमेंट, r बोल दिया। सिमिलरली इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, लेट अस से दिस पोजीशन वेक्टर इज कैपिटल R वेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या चाहिए, एक सेपरेशन वेक्टर चाहिए, एंड दिस इज r प्राइम वेक्टर बोल दिया अलग दिखाने के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, ये r है, ये r प्राइम है, ये कैपिटल R है, और चार तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, इस सरफेस एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, एंड दिस सरफेस एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। तो इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी dA वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कितना चार्ज है भाई, dQ चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक r प्राइम है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, r प्राइम कैप। हियर r प्राइम कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r प्राइम वेक्टर। ठीक, नाउ अब मैं यहाँ से अगर सिग्मा की वैल्यू निकालूं, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा A। तो यहाँ से डेल्टा Q इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू डेल्टा A आ गया। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास DE इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई, डेल्टा नहीं D है,
याद रखना। तो दिस इज सिग्मा डी ए अपॉन दिस इज आर प्राइम का स्क्वायर, दिस इज आर प्राइम कैप। ये तो किसके कारण निकला, इस छोटे से एरिया एलिमेंट के कारण। अगर पूरे के कारण निकालना चाहता हूँ तो फिर इसके कारण निकालूंगा, फिर इस एरिया एलिमेंट के कारण, फिर इस एरिया एलिमेंट के कारण, फिर इस एरिया एलिमेंट के कारण, फिर इसके फिर इसके फिर इसके फिर इसके फिर इसके सब कारण निकालूंगा, सबको ऐड कर दूंगा। ये मैं फिजिकली निकाल कैसे कर दूं, मैथमेटिकली कर दूं। और ऐसा करने के लिए मैथमेटिक्स में टूल होता है एंड दैट टूल इज नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या कर दूंगा, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट पी, या फिर बोलते हैं दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ई, दिस इज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आया सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर, दिस इज आर प्राइम कैप। इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ई आ जाएगा सॉल्व करके, और बाहर कितना आ गया देखो यहाँ से इंटीग्रेशन से, ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर, और कितना आ गया आर प्राइम कैप आ गया। ये क्या निकला मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पर ऐसे स्टार लगा दो। सेम उस तरीके से ये फॉर्मूला पूछा जाता है, यहाँ पर भी स्टार लगा दो। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है भाई, यहाँ में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्वेश्चन उतना भी नहीं आएगा ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ एमसीक्यू आएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दूँ मैं, आई होप हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगेन अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ पर क्या इस तरह से एक आर्बिट्री वॉल्यूम है, ओके, और वॉल्यूम दिखाने के लिए मैं ऐसा बना दे रहा हूँ ताकि थोड़ा दिख जाए, और इसमें इस तरह से क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर बात, मान के चार्ज डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट मुझे क्या करना है, इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर पोजीशन को दिखाने के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दूंगा, दिस इज एक्स वाई जेड। अगेन सबसे जैसे यहाँ मैंने क्या किया, एरिया एलिमेंट के कारण निकाला पहले, तो यहाँ क्या चूज करूंगा, एक वॉल्यूम एलिमेंट छोटा सा। तो लेट अस से दिस इज माई ए वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, इसकी वैल्यू में कितनी बोल दी मैंने, डी भी बोल दी, और अज्यूम कर लिया इसमें कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, और अज्यूम किया इस वॉल्यूम एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आर वेक्टर है, और जो पॉइंट P है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास, कैपिटल आर वेक्टर है, ओके। और इस वॉल्यूम एलिमेंट से लेकर इस पॉइंट P का जो सेपरेशन वेक्टर है उसको कितना बोल दिया मैंने, आर प्राइम वेक्टर बोल दिया, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वॉल्यूम एलिमेंट एट पॉइंट P विल बी ट्रीटेड एज, विल बी फाइंड एज, जैसे हम किसका निकालते हैं, पॉइंट चार्ज का निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, डी ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ जाएगा, क्यू की जगह डी क्यू आ जाएगा, आर की जगह सेपरेशन वेक्टर कितना है, आर प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा, आर प्राइम कैप आ जाएगा। अब देखो हमने कल ही कल बोल रहा हूँ, थोड़ी देर डिस्कस किया था, क्या रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू डी वी, उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास डी ई इज इक्वल टू कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रो इंटू डी वी अपॉन कितना आ गया, आर प्राइम कैप का स्क्वायर, सॉरी आर प्राइम का स्क्वायर, और ये कितना आया, आर प्राइम कैप आ गया। अब ये तो किस कारण निकला, एक वॉल्यूम एलिमेंट के कारण। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट हैं, सबके कारण यहाँ पर निकालूंगा मैं और फिर सबको ऐड कर दूंगा। उसी का मैथमेटिकल तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन कर दो। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रो इंटू डी वी अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर इंटू कितना है, यहाँ पर कितना आ गया, आर प्राइम कैप आ गया। देखो डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपल ई हो जाएगा, एंड दिस इज, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर, और ये कितना आ गया, आर कैप, आर प्राइम कैप, ठीक है।
क्लियर बात? ओके, ये जो इंटीग्रेशन है इसका नाम क्या होता है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है इसका नाम क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, इन इंटीग्रेशन के अलग अलग नाम भी होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं, अप्रोच क्या होती है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ फॉर्मूला क्यों पता होना चाहिए, तो आंसर बड़ा सिंपल है भाई। अगर मैं आपको दे दूँ ना, एक सिंपल सी प्रॉब्लम दे दूँ, मैं ये बोलूँ कि मेरे पास एक स्फीयर है, इसमें इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और अज्यूम कर लूँ इसकी जो सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, और बोलूँ इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्लास 12th में ऐसा बच्चा एक भी नहीं होगा जो ये निकाल देगा, किसी किसी को छोड़कर, क्योंकि इसके लिए मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, और एंड इट इज़ वेरी वेरी टीडियस पार्ट। मतलब एक ही बार कैलकुलेशन करोगे ना 3 लाइन में जाता है। क्यों बोल रहा हूँ? मैंने कर रखा है और मैंने इसके लिए निकाला भी है, आप जाके देख सकते हो। जो मेरी हायर लेवल की जो क्या है फिजिक्स जो मैंने पढ़ा रखी है, जिसमें कम से कम 700-800 लेक्चर हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो किस तरह से इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन इट इज़ वेरी टीडियस वर्क। देखो, अगर वो बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, उसके लिए तो टीडियस नहीं है, लेकिन अभी तुम बच्चे हो ना, तुम इतना हैंडल नहीं कर सकते, तो क्या तुम इसके ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालोगे? इसको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे पास क्या होता है? गॉस लॉ होता है, और आप गॉस लॉ का यूज करोगे। अब वो कैसे यूज होगा वो आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक का नाम क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यानी जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत टीडियस लगेंगी जब आप सॉल्व करोगे, वो वहाँ पर चुटकी में सॉल्व हो जाएंगी। दैट्स वाई गॉस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे वहाँ गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन है, और तीनों में हमें क्या करना होता है? डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। पहला है ड्यू टू ए इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, और दूसरा है हमारे पास यही, इसके कारण क्या है मेरे पास है? स्फेरिकल सेल और स्फेयर, और फिर तीसरा है हमारे पास एक प्लेन शीट। और तीनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 3 में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है 5 नंबर का। इस साल कौन सा वाला आया था? प्लेन शीट वाला, ठीक है, 5 नंबर का आया था। ओके, मैं खुद कॉपी चेक करने गया था, और मैक्सिमम बच्चों ने किया था और कुछ बच्चों ने नहीं किया था, और मैक्सिमम बच्चों ने इसलिए किया था क्योंकि इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को पता है, हर टीचर को पता है। तो इसलिए भी जो आने वाला लेक्चर है, जो 3 लेक्चर होंगे आपके, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? गॉस लॉ के एप्लीकेशन की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है। कहीं पर छोटा सा नोट बना लो और वहाँ पर उनके फॉर्मूले लिख लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर में यूज होगा। ओके, और आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और आपको आपकी पढ़ाई में थोड़ा बहुत मदद करते हैं, जितने भी करते हैं, तो आप उसके अनुसार इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।